हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में BHIC 110 जिसमें हम पढ़ते हैं भारत का इतिहास 2 जो 1757 से 1857 के बीच के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वही प्रश्न लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, प्रश्न क्या है, क्या अंग्रेज भारत में विधि मतलब कानून होता है, विधि या कानून के शासन को लागू करने में सक्षम थे? चर्चा कीजिए। तो इसमें जो है कि भारत पर जब अंग्रेज़ों का शासन था, जो कानून लागू करते थे, क्या उसके लिए अंग्रेज इसके लिए सक्षम थे कानून लागू करने के लिए? इस पे चर्चा करना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में हो सकता है 10 से 12 नंबर का पूछ लिया जाए, जिसे 300 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप मोटा मोटी समझिए कि कानून क्या होता था, कानून या विधि क्या होता था। ये देखिए, ये शासन चलाने का एक विधि है, और जो जनता पे और उसके साथ जो वहाँ के शासक थे उस पे भी लगता था। कानून सबके लिए समान था, मगर अंग्रेज़ों के शासन में ऐसा नहीं था। कानून जनता के लिए ज़्यादा कठोर था और शासन के लिए उतना ज़्यादा कठोर नहीं था। तो आइए इसके थ्योरेटिकल चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। देखिए, शब्द कानून का नियम, फ्रांसीसी वाक्यांश ला प्रिंसिपे डे लीगलाइट, जिसे हम वैधता का सिद्धांत से लिया गया है। ये जो शब्द है कानून का नियम, ये फ्रांसीसी वाक्यांश से लिया गया है, जो लिखा था वैधता का सिद्धांत, जो लिखा था लॉ प्रिंसिपे डे लीगलाइट ने लिखा था। देखिए आगे, जो एक शासक की मनमानी के विपरीत कानून, और देखिए बताया आपको शासक के विपरीत। शासक, देखिए जब भी कानून बनता है तो उस कानून के दायरे में ही रह के आपको फैसला देना होगा। जो शासक को ये मंजूर नहीं था, शासक चाहता था कि हम जैसा चाहे अपने मनमाने से कुछ भी कर सके, ऐसा नहीं। कानून है शासक को भी एक निरंकुश बनाता है। ठीक, देखिए आगे, विपरीत कानून और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित सरकार को संदर्भित करता है। कानून के शासन की अवधारणा अपने सबसे मौलिक अर्थों में वह नींव है जिस पर आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना की जाती है, और वह स्थापित करना चाहता है कि कानून के शासन का सिद्धांत एक ऐसे राज्य में निहित है जो कानूनों द्वारा शासित होता है, न कि पुरुषों के मनमाने कार्य से। देखिए, इसका क्या मतलब हुआ कि कानून, जब भी कोई राज्य में कानून लगता है तो इसका ये मतलब हुआ कि जो भी वहाँ का शासन है उसके अनुसार वह राज्य नहीं चलेगा, वह कानून के दायरे में रह के वह राज्य चलेगा। ठीक है। समकालीन राजनीतिक आदर्शों को बनाने वाली वस्तुओं की सूची में कानून का शासन एक महत्वपूर्ण घटक है। इस सूची में अन्य मदों में लोकतंत्र, मानवाधिकार और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांत शामिल हैं। देखिए, कानून के शासन की उत्पत्ति 13वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की जा सकती है, जब हेनरी डी ब्रैक्टन और हेनरी तृतीय के शासनकाल के एक न्यायाधीश ने कहा कि राजा को भगवान और कानून के अधीन होना चाहिए, क्योंकि यह वह कानून है जिसने उसे बनाया है। और देखिए, राजा, हालांकि उन्होंने कानून के नियम का उपयोग नहीं किया, इसलिए कानून के नियम की अवधारणा को उत्पन्न करने का श्रेय एडवर्ड कोक को दिया गया है। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, एडवर्ड कोक को दिया गया है, जिन्होंने
कहा था कि राजा को भगवान और कानून के अधीन होना चाहिए और इस तरह कानून की सर्वोच्चता को साबित करता है। मतलब कि एडवर्ड कोक ने कहा था कि राजा को है जो भी शासन है वहाँ का, उसको कानून और भगवान के अंदर रह के काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मनमाने ढंग से अपने जनता का शोषण करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए आगे। लेकिन कानून के नियम की अवधारणा का विस्तृत विश्लेषण प्रोफेसर A.V. डाइसी ने वर्ष 1885 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक संविधान के कानून के अध्ययन का परिचय में दिया था। में कानून के नियम की अवधारणा को विकसित करने का प्रयास किया। तो ऊपर कर लेते हैं। देखिए, डाइसी के अनुसार भूमि के सामान्य न्यायालयों के समक्ष सामान्य कानूनी तरीके से स्थापित कानून के एक अलग उल्लंघन को छोड़कर कोई भी व्यक्ति दंडनीय नहीं है या कानूनी रूप से शरीर या समान में विपरीत नहीं हो सकता है। उन्होंने इस तथ्य की वकालत की कि कानून सर्वोच्च है और अधिक विवेकाधीन शक्तियों अधिकारियों में निहित नहीं होनी चाहिए। मतलब कि कानून जो है सबके लिए समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कानून जो है राजाओं को ज़्यादा हो जाए जनता पे लागू करने के लिए और राजा पे कम होना चाहिए। उसके लिए समान वितरण होना चाहिए, क्योंकि जहाँ शक्ति का बहुत अधिक संकेंद्रण है वहाँ मनमानी की गुंजाइश है, यानी शक्ति का दुरुपयोग जिसके कारण स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। तो देख लिए प्रश्न। आइए एक प्रश्न और देखते हैं, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, ये प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, प्रारंभिक औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार पर वाद विवाद की चर्चा कीजिए। तो प्रारंभ में जो है अंग्रेजी शिक्षा जो था वह भारत के लिए लाया गया था। वह क्यों लाया गया था? क्योंकि यहाँ भारत पे उनको शासन करना था और भारतीय लोगों को अपने अनुसार बनाना था। इसलिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार पर वाद विवाद की चर्चा कीजिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया और 10 नंबर का आपके एग्जाम में आ सकता है। आइए इसको जानते हैं। देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव यूरोपीय ईसाई धर्म प्रचारक तथा व्यापारियों के हाथों से डाली गई। उन्होंने कई विद्यालय स्थापित किए। प्रारंभ में मद्रास ही उनका कार्यक्षेत्र रहा। धीरे धीरे कार्यक्षेत्र का विस्तार बंगाल में भी होने लगा। इन विद्यालयों में ईसाई धर्म की शिक्षा के साथ साथ इतिहास, भूगोल, व्याकरण, गणित, साहित्य आदि विषय भी पढ़ाए जाते थे। रविवार को विद्यालय बंद रहता था। अनेक शिक्षक छात्रों की पढ़ाई अनेक श्रेणियों में कराते थे। अध्यापन का समय नियत था। नियत मतलब एक फिक्स था। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, साल भर में छोटी बड़ी अनेक छुट्टियां हुआ करती थी। जो पर्व त्योहार हुआ उसमें छुट्टी भी दिया जाता था। प्रायः 150 वर्षों के बीतते बीतते व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी राज करने लगी। विस्तार में बाधा पड़ने के डर से कंपनी शिक्षा के विषय में उदासीन रही। मतलब कंपनी जो है शिक्षा के क्षेत्र में उदासीन रही, क्योंकि उनको लगता था कि यदि ये पढ़ लिख लेंगे, थोड़ा सा होशियार हो जाएंगे, तो मेरे ऊपर ही ढेर सारा लॉ लगा सकते हैं। जो देखिए, कानून जब भी आता था तो उस टाइम जो है सबके लिए समान होता था। पढ़ लिखने के बाद उनको जानकारी हो जाएगी तो वो कंपनी के लिए एक कठिन का काम हो जाएगा। देखिए, मूलतः एक वाणिज्यिक निगम होने के कारण उसका बुनियादी लक्ष्य व्यापार तथा मुनाफों की लूट था। कंपनी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि व्यापार करके मुनाफा कमाना। मिशनरियों तथा अनुदान संचालित स्कूलों की स्थापना तथा विद्योपार्जन को प्रोत्साहन देने के प्रयास अवश्य हुए थे, लेकिन पूर्वी भारत पर ब्रिटिश अधिकार के साथ 18वीं सदी के उत्तरार्ध में चीजें बदलने लगी। अधिकारी मंडलों के अंतर्गत तथा उसके बाहर, आइए आगे देखते हैं। देखिए,
शैक्षिक संवर्धन में कंपनी की संभावित भूमिका को लेकर विवाद उभरने लगा। भारत में राजनीतिक सत्ता हथियाने के बाद कंपनी कर्मचारियों ने स्थानीय समाज के धर्म एवं संस्कृति जैसे क्षेत्रों में तटस्थता बरतने का ही प्रयास किया। इसका मुख्य कारण था स्थानीय जनता द्वारा प्रतिकूल किया गया विरोध की आशंका। जो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो उनका संस्कृति था, जो उनका धर्म था, उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे, क्योंकि ज़्यादा हस्तक्षेप करने के बाद उनको प्रतिकूल प्रभाव देखने के लिए मिलता था। देखते हैं आगे। देखिए, फिर भी विभिन्न हलकों, मिशनरियों, उदारवादियों, प्राच्यविदों तथा उपयोगितावादियों से पड़ने वाले दबावों ने कंपनी को तटस्थता नीति छोड़ने और शैक्षिक संवर्धन का दायित्व उठाने के लिए बाध्य कर दिया। तीक्ष्ण मतभेदों को जन्म देने वाला दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था कि कंपनी पाश्चात्य अथवा प्राच्य शिक्षा किसे प्रोत्साहन दे। प्रारंभिक मंजिल पर कंपनी कर्मचारियों ने प्राच्य विद्या को प्रोत्साहन दिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ अंग्रेज नागरिक प्राच्य विद्या को प्रोत्साहन देने की आकांक्षा रखते थे। देख लीजिए दो वीडियो, इस वीडियो में दो प्रश्न देखें। नेक्स्ट आने वाला वीडियो में भी आपको ढेर सारा क्वेश्चन बताएंगे। इससे पहले भी हम ढेर सारा क्वेश्चन बताए हुए हैं, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।